हेलो एवरीवन। मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। बेहद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास डायग्नोस्टिक पर्पज से। ठीक है, अभी तक हमने जो भी जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उसमें आपके चाहे कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर हमने पढ़ा है, चाहे साइकोमोटर एक्टिविटी का पढ़ा हुआ है, ठीक है, परसेप्शन के पढ़े हैं, हेलुसिनेशंस जो पढ़े हुए हमने, थॉट डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, ठीक है, मेमोरी के डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। तो उन सब के बारे में भी हम इनमें आज बात करेंगे। क्लियर है? तो क्या होता है मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन? तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास के बारे में। हमारा क्या टॉपिक है आपके पास? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अगर हम इसका मतलब देखें तो आपके जो मेंटल फंक्शंस हैं, उसका क्या स्टेटस है अभी, उसके बारे में हमें एग्जामिन करना है। कैसे होता है ये एग्जामिन, क्या किसमें हमें हेल्प करता है? तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये होता है आपका इंटरव्यू बेस पे या फिर क्वेश्चनेयर तरीके से। क्वेश्चनेयर, जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चंस पूछता है, किसी भी पेशेंट का उसका इंटरव्यू लेता है, उससे हमें पता चलता है कि उसका जो मेंटल फंक्शंस हैं वो प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अभी हम बात करें कि इसमें कैसे कैसे ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन प्रोसीड किया जाता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इसमें, उनके बारे में। तो जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है ये हमारी हेल्प करता है टू डायग्नोस मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस, जो मेंटल इलनेसेस हैं उनको डायग्नोस करने के लिए जो आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो आपकी हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है वो अभी हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जितने भी साइन सिम्टम्स हमें नजर आएंगे उसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। ये हम अगर बात करें कि एग्जैक्टली नहीं, बट हमें काफी हद तक इंफॉर्मेशन दे देता है कि इस पेशेंट में ये डायग्नोसिस बन सकता है। क्लियर है? चलिए, हमारे पास एक मैनोमिक्स लिखा हुआ है। क्या मतलब है? एसेप्टिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो एसेप्टिक यानी इसमें जितने भी हमारे पास कंपोनेंट आने वाले हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको एसेप्टिक लिखा हुआ है, जितने भी हमारे पास इसमें कंपोनेंट्स आने वाले हैं उसका मैनोमिक्स हमने लिखा हुआ है। क्या है आपका? ए फॉर अपीरियंस, ए फॉर अपीरियंस, एस, एस फॉर स्पीच। ठीक है, और अगर हम बात करें कि और क्या हो सकता है, नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है पी। पी फोर आपका यहां पे हो जाएगा परसेप्शन। ठीक है, ई फोर आपका इमोशंस। उसके बाद है आपका टी, टी फॉर थॉट। आई फॉर इनसाइट, इसी में हम इसके जजमेंट को इंक्लूड कर देते हैं। एंड सी फॉर कोग्नेटिव फंक्शंस। कोग्नेटिव फंक्शंस। तो ये सारी चीजें हम किस में चेक करते हैं? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। कौन कौन सी सारी चीजें चेक करते हैं? असेप्टिक, ए फॉर अपीरियंस, एस फॉर स्पीच, ई फॉर आपके इमोशंस, पी फॉर परसेप्शन, टी फॉर थॉट, आई फॉर इनसाइट एंड जजमेंट, एंड सी फॉर आपके कोग्निटिव फंक्शंस। क्लियर है? कोग्निटिव फंक्शंस में जैसे कि आपका मेमोरी इंक्लूड हो जाता है, अटेंशन हो जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है, आपका ओरिएंटेशन आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में इंक्लूड होती हैं? कोग्निटिव फंक्शंस में। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसके एक एक जो कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, कि इसमें हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। अब जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर की अगर हम बात करें तो जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में हम क्या चेक करते हैं उसके बारे में हमने बात करना है। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है बिल्ड, कि इंसान जो है, जो भी एक पेशेंट है, वो आपको देखने में कैसा नजर आ रहा है। जर्नल अपीयरेंस का मतलब है कि आप वार्ड में अपने पेशेंट को बुलाया इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो आपको सामने से कैसा नजर आ रहा है उसके बेसिस पे हमें पता लगेगा। सपोज करो कि हम कोई एक सामने से पेशेंट आ रहा है और उसकी एज का हमें आइडिया लगाना है।
तो हम देख के लगा सकते हैं कि हाँ भाई उसका लुक कैसा है, उसका बॉडी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, उसके अपीयरेंस में हमें क्या पता चलता है कि वो जो इंसान आ रहा है वो मस्कुलर है, या फिर अपना जो उसका वेट है वो ओवरवेट है या फिर अंडरवेट है। ठीक है। तो उसका पता लग जाता है कि हाँ भाई वो सिंगल पसली तो नहीं है, कि हाँ भाई बिल्कुल ही पतला तो नहीं है, दुबला पतला तो नहीं है, या फिर कोई अच्छा हाथी जैसा तो नहीं आ रहा है, ओबेस तो नहीं है, या फिर बिल्कुल फिट तो नहीं है। तो वो हमें उसके जर्नल अपीयरेंस से पता लग जाता है कि हाँ ये जो सामने इंडिविजुअल आ रहा है वो थिन तो नहीं है, मस्कुलर तो नहीं है, एंड ओबेस तो नहीं है। क्लियर है। अब हमें इससे क्या पता चलेगा, अगर वो इंसान थिन है, सपोज करो कि जो सामने से इंडिविजुअल आ रहा है वो बिल्कुल दुबला पतला है, तो हमारे पास हम क्या सोच सकते हैं, पहली चीज कि हो सकता है कि पर्सन डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन वाला खाना कम खाता है, या फिर एक हो सकता है हमारे पास, आप जब ईटिंग डिसऑर्डर्स हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे पास आता है बुलिमिया नर्वोसा या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब हो सकता है कि वो इंसान ने खाना पीना छोड़ दिया हो। एनोरेक्सिया नर्वोसा में हम यही पढ़ते हैं कि जो पेशेंट है वो रेसिस्ट करता है कि उसको फूड नहीं खाना है, क्यों, क्योंकि उसका वेट बढ़ जाएगा, उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई उसका वेट बढ़ जाएगा, इसलिए वो खाना बंद कर देता है। मोस्टली हम देखते हैं कि हाँ भाई ये फीमेल्स में देखने को मिलता है, वो अपनी बॉडी को लेके ज्यादा कॉन्शियस होती है। तो हमें इससे पता लग जाएगा कि हाँ भाई पेशेंट में ये दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है। अगर ओबेज है तो ओबेज में हो सकता है कि पेशेंट बुलिमिया नर्वोसा का हो, मतलब खाना बहुत ज्यादा खा रहा है एंड फिर उसके बाद वॉमिटिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उसका वेट बढ़ गया हो। ठीक है। या फिर मैनिक हो, कि पता नहीं दिन में क्या क्या कुछ भी खाए जा रहा है, इधर भागता जा रहा है उधर भागता जा रहा है, उसको फिंगर फूड पकड़ा दिया, वो खा लिया है उसने। तो इससे हमें उसका आइडिया लग जाता है कि जो इंसान है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, और जो उसका हेल्थ स्टेटस है वो भी हमें पता चल जाता है कि वो ओबेज है, वो पतला दुबला है या फिर नॉर्मल है। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ड्रेसिंग। अब हमें उसके ड्रेसिंग सेंस से पता लग जाएगा। अगर जो उसको अगर मेजर मेंटल इलनेस है, तो अगर मेजर मेंटल इलनेस हुई जैसे कि सिजोफ्रेनिया, तो उसके जो कपड़े हैं वो बिखरे हुए होंगे। ठीक है। दूसरी अगर हम इसमें बात करें कि हो सकता है कि जो पेशेंट है वो ऐसा भी कर सकता है कि अभी जैसे गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों में वो जैकेट पहन के आ रहा है आपके पास, आपने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसने क्या किया, डॉक्टर साहब 2 मिनट रुकना, बस मैं जैकेट पहन के आ जाऊं, मेरे को बहुत सर्दी लग रही है। मतलब उसका जो इसमें हमें जो पता चलेगा कि उसका जो जजमेंट है, उसका जो अटेंशन है या फिर उसका जो ओरिएंटेशन है टाइम प्लेस पर्सन को लेके, वो बिगड़ा हुआ है। क्लियर है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उसने जो ड्रेस पहनी हुई है वो अप्रोप्रिएट, जो मौसम चल रहा है, जो एनवायरनमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पहनी है या फिर नहीं पहनी। ठीक है। जब हम शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो हम अप्रोप्रिएट ड्रेस पहन के जाते हैं, कि फॉर्मल शूज पहन गए, उसके ऊपर फॉर्मल ड्रेस पहन के चले गए, या फिर स्पोर्ट शूज पहन रहे तो हम जीन्स और टी शर्ट कैरी करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग सेंस अपना प्रॉपर रूप से अच्छे से करते हैं। ठीक है। कि किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग हम ड्रेस प्रॉपर पहन रहे हैं, ये तो है नहीं कि हाँ भाई अगर आपको किसी शादी में जाना है और शादी में आप चप्पल पहन के चले गए हो, ऊपर टी शर्ट डाल रखी है, नीचे लोअर पहना हुआ है। ऐसा बहुत रेयर जो फ्रेंड्स होते हैं कि हाँ भाई चलो चल जाते हैं, ऐसे भी चल जाते हैं। बट मोस्टली हमें देखने को ये मिलता है कि जब शादी होती है तो आपके पास कोई भी इंडिविजुअल अच्छे से रेडी होके अपने आप को ड्रेस करके लेके जाता है। क्लियर है। चलिए तो वही हमें यहाँ पे पता लगाना है कि पेशेंट का जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैसा है, वो अपने मौसम के अनुसार कपड़े पहन रहा है या फिर नहीं पहन रहा है। अगर वो मौसम के अनुसार कपड़े पहन रहा है तो हमें पता चलेगा कि हाँ पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट ओरिएंटेड भी है। ओरिएंटेड का मतलब उसको टाइम के बारे में पता है, उसको पर्सन के बारे में पता है, एंड उसको प्लेस के बारे में पता है, कि हाँ उसको पता है कि इन चीजों के अकॉर्डिंग मुझे कपड़े कैसे पहनने हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें ग्रूमिंग के बारे में। तो ग्रूमिंग में क्या होगा, ग्रूमिंग में ये होता है कि आप जब उसको अपीयरेंस में आप देख रहे हो, तो ग्रूमिंग में आपने देखा कि यार उसके बाल बहुत बड़े हुए हैं, 2-3 दिन से वो नहाया नहीं है, कंघी नहीं की हुई है। ठीक है। उसका फेस बिल्कुल ब्लैक हो गया है, जैसे धुआं में हम जाते हैं तो पूरा जो फेस होता है वो ब्लैक हो जाता है।
उसके जो शरीर है उससे अजीब सी हमें स्मेल आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब इनसे हमें क्या समझ में आता है, इनसे हमें ये समझ में आता है कि जो इंसान है वो अपने आप को कितना ग्रूम रख रहा है। अगर वो अच्छे से ग्रूम नहीं रख रहा है, मतलब उसमें सीजोफ्रेनिया हो सकता है, या हो सकता है कि उसमें डिप्रेशन हो सकता है उसमें मेनिया हो। मतलब मेजर जो हमारे पास डिसऑर्डर्स है वो उनमें हो सकते हैं। क्लियर है? ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम उसका अपीयरेंस देखते हैं, जब हम उसका बिल्डिंग देखते हैं, बॉडी बिल्डिंग्स देखते हैं, जब हम उसका ड्रेसिंग सेंस एंड ग्रूमिंग देखते हैं। क्लियर है? अगर हमारे पास माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे जो हम साइकोसिस और न्यूरोसिस में पढ़ेंगे डिफरेंस, उनके बारे में बात करते हैं, तो जो न्यूरोसिस वाले होते हैं वो वेल ग्रूम्ड होते हैं, वेल हाइजीनिक होते हैं, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस भी होते हैं। ठीक है, बट जो मेजर मेंटल इलनेस है वहां पे हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो उनसे हमें आइडिया लग सकता है कि पेशेंट में क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसके साइकोमोटर एक्टिविटी। अब साइकोमोटर एक्टिविटी में क्या आता है तो हमें देखना है। साइकोमोटर एक्टिविटी में ये आता है कि जो साइकोमोटर एक्टिविटी है, साइकोमोटर एक्टिविटी में क्या आता है, जैसे कि आपने जैसे सपोज करो कि पेशेंट को बुलाया है आपके पास, जैसे वो इंटरव्यू देने के लिए आया पेशेंट, एंड इंटरव्यू देने के लिए आया, वो उछलता कूदता आ रहा है जैसे बंदर की तरह। ठीक है, एक कंडीशन क्या हो सकती है, बिल्कुल दुबला पतला, मतलब धीरे धीरे टहलता टहलता ऐसे, मतलब बड़ी मुश्किल से पैर को उठाते उठाते लेके आ रहा है, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि उसको कोई पकड़ के ही लेके आ रहा है। तो ये सारी कंडीशन साइकोमोटर एक्टिविटी में हो सकती है। अगर कोई इंसान हमारे पास बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है, डल आ रहा है, तो हमें पता लग सकता है कि हाँ भाई डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है ये। और अगर कोई उछलता कूदता आ रहा है, डांस करता हुआ आ रहा है, तो हो सकता है कि वो हमारे पास मेनिया का पेशेंट होगा। ठीक है, तो साइकोमोटर एक्टिविटी से भी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्जामिनर। अब जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर के साथ उसका कैसा बिहेवियर है, जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर के साथ उसका कैसा बिहेवियर है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कैसा बिहेवियर इन द सेंस कि जैसे कि आपने, एग्जामिनर ने उससे क्वेश्चन पूछा कि आप अपना नाम बताओ, तो दो कंडीशन हो सकती है कि पहला तो पेशेंट अपना नाम इजीली बता दे, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं तो नहीं बता रहा, तुम कौन हो, क्यों बताऊं आपको नाम, मेरा नाम तो मैं तो नहीं बताऊंगा। तो वो उस एक्शन को जो एग्जामिनर ने पूछा उसको बिल्कुल डिनाई कर सकता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि वो कोऑपरेट कर सकता है, जो एग्जामिनर है उसको कोऑपरेट कर सकता है, या फिर कोऑपरेट नहीं भी कर सकता। तो दोनों ही कंडीशन आपके पास हो सकती हैं कि पेशेंट जो है वो एग्जामिनर को कोऑपरेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर कोऑपरेट करेगा तो उसका एटीट्यूड कैसा हो जाएगा, कोऑपरेटिव नेचर का हो जाएगा, और जो अपनी इंफॉर्मेशन उसने देनी है वो सारी इंफॉर्मेशन उसको दे देगा। ठीक है, अगर वो कोऑपरेटिव नहीं है तो हो सकता है कि वो मना कर दे, उसका जो भी इंटरव्यू है वो अपना इंटरव्यू ना दे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास किसमें किसमें हमने बात की है, जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में क्या क्या चीजें हमने देखा कि उसका बिल्ड कैसा है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ग्रूमिंग कैसा है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज कैसी हैं, और उसका टुवर्ड्स एग्जामिनर के प्रति कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा उसका एटीट्यूड है। क्लियर है? तो इनसे हमें पेशेंट का जो जर्नल अपीयरेंस है उसका पता चल जाएगा। हमें जर्नल अपीयरेंस से देखने से भी पता चल जाएगा कि आपने वार्ड में गए, आपने वार्ड में जाने के बाद देखा कि एक जो पर्सन है पर्टिकुलर किसी एक कोने में जाके बैठा हुआ है, बिल्कुल उदास सा बैठा हुआ है। क्या सोचेंगे, क्या हो सकता है डिप्रेशन का पेशेंट हो। एक पेशेंट कभी इस बेड पे, कभी उस बेड पे, कभी यहाँ पे, कभी वहां पे ऐसे घूम रहा है, हो सकता है मेनिया का पेशेंट हो। ठीक है, और क्या हो सकता है कि हो सकता है कि हमारे पास कोई एक, आपने देखा कि यार आधे घंटे से मैं देख रहा हूं एक पेशेंट बिल्कुल सेम पोजीशन में बैठा हुआ है, उसने यूं करके बैठा हुआ, तो आधे घंटे से आप देख रहे हो कि यूं ही करके बैठा हुआ है। तो हम क्या सोच सकते हैं, क्या कंडीशन हो सकती है इसमें, हमने पढ़े हैं साइकोमोटर एक्टिविटी के
कि उसका स्टीरियोटाइप हो रहा है, वो उसने अपनी पोजीशन कैसे बना ली है, स्टीरियोटाइप पोस्चर बना ली है, तो ये भी हमारे पास हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हमें देखने से पता चल जाएंगी उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर हमें पेशेंट को देखने से उसके साइन सिम्टम्स का पता चल जा रहा है तो हम किसी भी डिजीज कंडीशन को डायग्नोस कर पाएंगे कि हाँ इस इंडिविजुअल में ये डिजीज कंडीशन हो सकती है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्पीच के बारे में। तो स्पीच क्या हो सकता है उसके बारे में सुने। तीन चीज हमने लिखी है, रेट, वॉल्यूम एंड कोहेरेंस। सबसे पहले तो इसमें रेट की अगर हम बात करें कि मैं अभी नॉर्मल बात कर रहा हूं, मेरे हर एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये जो रेट है, सपोज करो कि कोई आप एग्जाम्पल हम इसको लें, एक जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, या फिर हम इसको और धीरे कर लेते हैं, हमारे हाथ में अभी तो ट्रेन को धीरे करना। अगर कोई ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है, आप बाहर खड़े हुए हो प्लेटफॉर्म पे, आप उसके जो बोगीज हैं उनको गिन सकते हो, ठीक है, कि हाँ ये A1 कोच गया, ये A2 गया, ये B1 गया, ये B2 गया, ये C1 है, ये C2 है। क्लियर है? एक वही ट्रेन आपके पास 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वहां से निकली है, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी बोगी कब निकल गई। होता है ऐसा? चलिए, वैसे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेट ऑफ स्पीच के बारे में, कि एक जो इंसान है, जो पेशेंट से जब उससे क्वेश्चन पूछने लगे, तो क्या हो सकता है कि वो अपना जो है रेट ऑफ स्पीच उसको इतना रख सकता है कि सामने जो एग्जामिनर बैठा हुआ है उसको अपनी सारी बातें समझ पाए, एग्जामिनर उसकी सारी चीजें समझ जाएगा। और एक क्या हो सकता है कि वो बोलने लग जाए कि मेरा नाम ये, और पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाए, तो एग्जामिनर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो यही पूछेगा कि भाई अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा धीरे कर, ताकि मैं कुछ समझ जाऊं, ठीक है। तो ये हो सकता है हमारे पास इसमें रेट में, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम। क्लियर है? तो रेट हो गया, उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ये हो सकती है कि नॉर्मली हम जब हेल्दी कन्वर्सेशन करते हैं तो सिर्फ इतना वॉल्यूम रखते हैं कि हाँ हमारी आवाज सामने वाले तक प्रॉपर पहुंचे, हम बिल्कुल धीरे भी नहीं बोलते हैं, आपको सुना ही ना दे, बहुत तेज भी नहीं बोल सकता। तो ये सारी चीजें क्या है जो अभी मैंने अभी किया कि मेरी आवाज बिल्कुल धीरे की, ठीक है। अब मैं अगर इतनी धीरे अगर बात करूंगा तो सामने आवाज ही नहीं पहुंचेगी, तो जो कन्वर्सेशन है वो भी नहीं होगा। और अगर बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा तो भी कन्वर्सेशन कंफर्म अच्छे से नहीं हो पाएगा, एक हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा। तो वॉल्यूम जो है उससे भी हमें पता चल सकता है। अब जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है वो बोला बेचारा बिल्कुल धीरे धीरे बोलेगा, आपको बोलना पड़ेगा भाई थोड़ा तेज बोल, थोड़ा तेज बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, और तेज। जबकि मेनिया वाले को आपको रोकना पड़ेगा कि भाई बस कर, थोड़ा धीरे, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद है हमारे पास कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है कि जो आपने उससे पूछा है, जो आपने क्वेश्चन उससे पूछा है, वो उसको रिलेट करके बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। वो बोल तो रहा है कि उसके रेट भी धीरे है, नॉर्मल बात कर रहा है, उसका जो वॉल्यूम है वो भी ठीक है, बट जो आपने पूछा उससे हट के बोल रहा है, तो मतलब वो अपना जो स्पीच है उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, कोहेरेंस। जैसे एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि आज आपने क्या खाया, ठीक है, क्या खाया। जो आंसर करेगा वो भाई साहब क्या करेंगे, मेरा नाम श्याम है। कोई रिलेशन नहीं है, मतलब उसने जो स्पीच अपना जो किया उसमें आपस में कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो हमें इससे क्या पता चलता है, इनकोहेरेंस, जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, इनकोहेरेंस। तो ये सारी चीजें हमें पता लग जाती है। और क्या हो सकता है, अगर इनकोहेरेंस हो सकता है तो वो मेनिया का पेशेंट हो सकता है, ठीक है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो सकता है। तो ये कंडीशन। उसके अलावा स्पीच में हमारे पास हो सकता है इनिशिएशन। इनिशिएशन यानी कि
आप उससे बात करने लगे, नॉर्मली अगर हम हेल्दी कन्वर्सेशन के बारे में बात करें, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि हेलो, आप तुरंत रिप्लाई करते हो कि हाँ हेलो। ठीक है, आप ऑफिस में गए, आपके कलीग ने कहा कि गुड मॉर्निंग, आपका भी तुरंत रिप्लाई आएगा कि गुड मॉर्निंग। तो वो हुआ इनिशिएशन, कि जैसे ही आपने क्वेश्चन सुना या फिर जैसे ही आपने सामने वाले के वर्ड सुने, आपने तुरंत रिप्लाई किया। एक डिप्रेशन वाला पहले तो सोचेगा कि यार मैं क्या रिप्लाई करूं कि नहीं करूं, तो वो बहुत धीरे धीरे उस चीज को प्रोसीड में करेगा और फिर फाइनली जाके कुछ बोलेगा। ठीक है, एक ये हो सकता है कि आपने उसको गुड ही बोला था, इतने वाले सामने वाले ने बोल दिया गुड मॉर्निंग, मतलब आपके बोलने से पहले उसने स्टार्ट कर दिया अपना सेंटेंस। तो इनिशिएशन में ये हो सकता है कि वो अपना जो सेंटेंस है, अपने जो बात करने का तरीका है, उसको कैसे शुरू कर रहा है। काफी बार ये होता है कि आप उससे बार बार बोल रहे हो कि हाँ भाई बोल बोल बोल, आगे बोल, कुछ तो बोल, बट वो अपनी बात स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है। मतलब वो जो कन्वर्सेशन है उसको इनिशिएट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमें उससे इनिशिएशन से भी पता चल जाता है कि उसको कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है। क्लियर है? दो कंपोनेंट हमारे कंप्लीट हो गए, पहला जर्नल अपीयरेंस एंड सेकंड हमारे पास स्पीच। अब हम थर्ड वन की बात करते हैं। थर्ड वन क्या है? मूड एंड अफेक्ट। ठीक है, मूड एंड अफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके हमने डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। अगर किसी ने इमोशंस के डिसऑर्डर की क्लास नहीं देखी है तो वो आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पे अवेलेबल है। वहां पे जितने भी डिसऑर्डर्स इमोशंस को लेके हैं वो सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं और क्या चेक करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। मूड एंड अफेक्ट। क्या बात की थी हमने मूड में? मूड आपके क्या है? इनर फीलिंग्स है। एंड अफेक्ट क्या है? आपका एक्सप्रेशन करने का एक वे है, एक्सटर्नल इमोशंस बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, जो कि हमारी जो इनर फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने का वे है अफेक्ट। ठीक है, कैसे अफेक्ट हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से। ठीक है, आपका बॉडी पोस्चर, आपका गेट कैसा है, आपका वर्बल टोन कैसा है, उन सारी चीजों से। क्लियर है? मूड क्या होता है उसके बारे में, एंड अफेक्ट क्या होता है इन दोनों के बारे में, और इनसे बनने वाले जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, ये आपकी क्लास अवेलेबल है चैनल पे, डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस के नाम से। अगर किसी ने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो आप वहां से क्लास देखिए, आपको डिसऑर्डर्स जो भी होने वाले हैं वहां से आपको समझ में आ जाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर है? इमोशंस में क्या लिखा हुआ है? इट इज द इनर फीलिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल। कोई भी एक जो इंडिविजुअल है उसकी इनर फीलिंग्स क्या कहलाती हैं? इमोशंस। ठीक है, और अफेक्ट क्या है? उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने का हमारे पास एक तरीका है। अब जो इमोशंस है हमारे, वो कहां से जनरेट होते हैं? तो वो जनरेट होते हैं लिम्बिक सिस्टम से। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन। जो लिम्बिक सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन। ठीक है, क्लियर है? एंड जो हमारे इमोशंस हैं अगर उनको कंट्रोल करने की बात करें तो वो आपका जो फ्रंटल लोब है वहां से कंट्रोल होते हैं। क्लियर है? तो दोनों चीजों में आपको क्लियर रखना है कि जनरेट कहां से होते हैं। तो वो जनरेट होते हैं आपके लिम्बिक सिस्टम से, जिसको हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं, एंड कंट्रोल होते हैं वो आपके फ्रंटल लोब से। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं परसेप्शन के बारे में। ठीक है, परसेप्शन के बारे में। परसेप्शन क्या है? तो परसेप्शन आपका क्या है? वाट एवर इज एक्सपीरियंस बाई ए पर्सन थ्रू सेंस ऑर्गन्स। कि जो भी हम सेंस ऑर्गन के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। क्लियर है? तो परसेप्शन के जो डिसऑर्डर है वो भी आपको अलग से क्लास ली गई है। ठीक है, तो जिन लोगों ने, जिन भाई बहनों ने अभी तक मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लासेज नहीं देखी हैं, जो डिसऑर्डर्स की क्लासेज हैं वो नहीं देखी है, तो वो आप डिसऑर्डर्स की क्लास देख लीजिए, ताकि आपको होने वाली एबनॉर्मलिटी जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन में क्या बात कर रहे हैं कि हम उस इंसान का परसेप्शन चेक करेंगे। परसेप्शन कैसे चेक करते हैं? सेंस ऑर्गन्स से। क्लियर है? तो सारे जितने भी हमारे पास बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आपके कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं?
आपका आई, आपका नोज, आपका ईयर, आपका स्किन एंड टंग। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास, इनसे हम हमारे जो भी परसेप्शंस हैं उनको हम चेक कर सकते हैं कि मुझे सही ढंग से सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, मैं सही ढंग से देख पा रहा हूँ नहीं देख पा रहा हूँ, किसी भी चीज का मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने खाना खाया मुझे टेस्ट का ही नहीं पता चल रहा है, या फिर मुझे अपने आप ही टेस्ट आ रहा है, मैं कुछ खा भी नहीं रहा हूँ, मुझे अजीब अजीब तरीके की आवाजें सुनाई दे रही हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन पे कोई कीड़े चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें कैसा पता चलता है, परसेप्शन से। और इनके जो होने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं उनके क्या क्या नाम है वो भी हमने पढ़े हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, एक आपका आता है इसमें इल्यूजन, एंड सेकंड आता है इसमें हेलुसिनेशन, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। तो दोनों प्रकार के जो डिसऑर्डर्स है इनको हमने काफी अच्छे से पढ़ा है, तो आप वो क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो आपके परसेप्शन हैं वो किससे अफेक्टेड होते हैं, तो वो आपके अफेक्टेड होंगे सेंस ऑर्गन से, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड इंडिविजुअल नीड से। कैसे कैसे, सपोज करो कि कोई इंसान है, वो उसके सेंस ऑर्गन में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है, ठीक है, कि हो सकता है कि उसका जो एक आई है वो खराब हो, तो वो देख ही नहीं पाएगा। नॉर्मल हम अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो सब उसके परसेप्शन ठीक है, वो सही ढंग से देख भी पा रहा है, वो सही ढंग से सुन भी पा रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लें कि अगर किसी इंसान का आंखें खराब है, उसको स्पेक्स लगे हुए हैं, तो अगर स्पेक्स हटवा दिए गए तो उसका परसेप्शन खराब हो गया, वो तो सही ढंग से देख ही नहीं पा रहा है भाई कि सामने क्या है, उसको तो हरियाली नजर नहीं आ रही है, क्लियर है, तो परसेप्शन खराब हो गया वहां पे। प्रीवियस एक्सपीरियंस से मतलब है कि कई बार हमें ऐसा होता है कि कुछ खाने की जो डिश होती है, ठीक है, या फिर दूसरा भी एग्जांपल हम लेंगे, तो जैसे अगर खाने की डिश कोई पहली बार आप खा रहे हो, अभी तक आपने कभी नहीं खाई थी, आप उसको बनते हुए अभी देख रहे हो, तो जो उसकी स्मेल है आप उससे आइडिया नहीं लगा सकते हो कि ये कौन सी डिश होगी, ठीक है। बट अगर वही डिश दोबारा से सेम रिपीट होती है, दोबारा से आपके घर में बन रही है, तो आप पहले ही उसकी खुशबू से पता लगा दोगे कि हाँ ये तो ये चीज बन रहा है, क्लियर है। दूसरी चीज, जब हम कभी बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें रूट का नहीं पता होता है, तो हम सारी चीजें देखते जाते हैं कि हमें कई बार कि ये कौन सा स्टॉपेज आ गया, ये कौन सा गांव आ गया, ये कौन सी जगह पे आ गई। उसके बाद जब हम उस चीज को हैबिचुअल हो जाते हैं, बार बार हम उसी रास्ते से ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसी रास्ते से हमारा आना जाना होता है, तो अगर कई जैसे कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉपेज होते हैं जहाँ पे बहुत स्मेल आ रही होती है और आपको पता है कि हाँ भाई ये स्टॉपेज कौन सा है, ठीक है, तो हमें जब वो स्मेल आएगी, आपकी अगर आंखें बंद भी हैं, तो जैसे ही वो आपको स्मेल आएगी आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये फला गांव आ गया है, ठीक है। तो आपका पहले का एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस चीज को लेके, उससे भी आपको आइडिया लग जाता है, आपका परसेव, आप जो भी चीज को परसीव करना चाहते हैं वो परसीव कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअल नीड्स, मेरी जितनी जरूरत है मैं उतना ही काम करूंगा, ठीक है। अगर मुझे सामने देखना ही नहीं है, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, मैं परसीव क्यों करूंगा, परसेप्शन खराब हो जाएगा। मुझे अगर लग रहा है तो मैं सुनूंगा ही नहीं, कान बंद कर लूंगा, मेरा परसेप्शन खराब हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअल नीड्स के भी ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है सभी को। चलिए फिर से बोल रहा हूं, इनके जो डिसऑर्डर्स हैं, इल्यूजन, हेलुसिनेशंस, ये आपको क्लास अवेलेबल है, डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें थॉट, ठीक है। तो थॉट क्या है, इट इज ए मेंटल प्रोसेस विच इंक्लूड आइडियाज। एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें कि आइडियाज होते हैं, हमने पढ़े हैं कि आपका फॉर्मेशन होता है आइडियाज का, फिर प्रोग्रेशन होता है उसका, फिर वो कंटेंट लेवल पे बनता है, ठीक है, या फिर हम बात करें कि फॉर्म होता है, उसके बाद स्ट्रीम होता है, एंड लास्ट में आपका कंटेंट लेवल होता है। तो ये चीज हमने पढ़ी है, मना मत करना कि नहीं पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो क्लास देखना, पूरी 1 घंटे की क्लास ली हुई है, ठीक है, थॉट डिसऑर्डर्स पे। दो क्लासेज हैं, उसमें डेल्यूजन की क्लास अलग से ली गई है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें इसमें कि हम क्या क्या पढ़ते हैं, अलग अलग हम टाइप पढ़ते हैं उसमें, कि ऑटिज्म तो नहीं है उस इंसान को, उसकी थिंकिंग, उसके आपके फ्लाइट ऑफ आइडियाज तो नहीं देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, और क्या क्या हमने पढ़े थे, फ्लाइट ऑफ आइडियाज तो नहीं है, वो कुछ नए वर्ड्स तो नहीं बना रहा है, नियोलोगिज्म तो नहीं कर रहा है, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स तो यूज नहीं कर रहा है। तो उसके जितने भी जो थॉट के डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं, तो वो सारी चीजों से हमें पता लग जाएगा कि वो वर्ड सलाद तो नहीं बना रहा है। उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा में पढ़े थे, जैसे थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, ठीक है, आपका थॉट रेफरेंस, तो ये सारी चीजें क्लियर है। तो ये सारी चीजों से हमें पता लगेगा पेशेंट के साइन सिम्टम्स के बारे में। क्लियर है सभी को? तो थॉट में क्या आते हैं, जितने भी हम थॉट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे बना, उसके बाद कैसे कैसे आगे वो प्रोग्रेस हुआ, और कंटेंट लेवल पे, तो इनमें जितने भी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं, उन सारे डिसऑर्डर से हमें पता चल जाता है कि हाँ, वो इंडिविजुअल किस बीमारी से या फिर उसमें कौन सी बीमारी के साइन सिम्टम्स प्रेजेंट है। क्लियर है इतना सभी को? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिएंटेशन एंड कॉन्शियसनेस के बारे में। क्या लिखा हुआ है ओरिएंटेशन के बारे में? अवेयरनेस अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन। हम किसी भी इंसान को ओरिएंटेड कब बोलेंगे? जब वो टाइम को लेके, जब वो प्लेस को लेके, और वो पर्सन को लेके ओरिएंटेड होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझे कि पेशेंट से आपने पूछा कि आप अभी कहाँ हो, तो अगर वो बता देता है कि हाँ मैं हॉस्पिटल के चौथी फ्लोर पे हूँ या तीसरी फ्लोर पे हूँ, ठीक है, या फिर वो बता देता है कि हाँ, उससे आपने पूछा कि आप कौन सी जगह पे हो अभी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो उसने आपने को डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया। आपने उससे गांव पूछा, शहर पूछा, उसने वो कस्बा भी बता दिया। आपने उससे पूछा कि ये जो सामने खड़े हैं ये कौन है, तो वो बता देता है कि हाँ भाई ये मेरा भाई है, ये मेरे पापा है, ठीक है, या मेरी बहन है। तो जो भी है वो उस पर्सन के बारे में बिल्कुल सही बताएगा। टाइम के बारे में पूछें तो वो टाइम भी बताए कि हाँ हो सकता है सर अभी तो दोपहर का टाइम लग रहा है मेरे को, फिक्स टाइम तो नहीं पता क्योंकि घड़ी देखने से पता चलेगा, पर आइडिया वो बता देता है कि हाँ अभी दिन हो रही है या फिर रात हो रही है, ठीक है, अभी गर्मियां हैं या फिर सर्दियां हैं। तो ये चीजें हमें पता चल जाती है। अगर उस इंसान में ये चीजें नहीं है, अगर वो जो इंसान है वो इन चीजों के बारे में सही से नहीं बता पा रहा है, आपने उससे पूछा कि क्या मतलब कहाँ पे हो, तो वो क्या कहेगा, मैं तो पेरिस में हूँ। क्या टाइम हो रहा है, रात हो रही है। आपने देखा यार दिन तो हो रहा है, मेरे को तो रात को घर भी जाना था, मेरी ड्यूटी खत्म हो रही थी, ठीक है, तो उसने बिल्कुल गलत बताया। आपने पूछा कि हाँ भाई ये कौन है, मैं तो जानता ही नहीं ये कौन है, अपने भाई के लिए मना कर दे, अपने फादर के लिए मना कर सकता है। तो वो अपना टाइम प्लेस पर्सन के बारे में अगर जानकार नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन, ठीक है। अब हमारे पास एक नियम है, रिबोट्स लॉ, ठीक है। रिबोट्स लॉ क्या कहते हैं ये भाई साहब, कि अगर किसी इंसान कोई डिसोरिएंटेड हो रहा है, तो जो उसके सेंसेस लॉस होंगे वो कैसे होंगे, सबसे पहले उसका टाइम का सेंस लॉस होगा, फिर प्लेस का, एंड फिर पर्सन का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई उसके सेंसेस लॉस हुए और वो आदमी को नहीं पहचान रहा है और वो बता रहा है कि हाँ भाई दिन हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसका सबसे पहले जो टाइम को लेके सेंसेस हैं वो खराब होंगे, वो टाइम को सही ढंग से नहीं बता पाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो सेंसेस लॉस होगा वो होगा प्लेस को लेके, और फिर फाइनली जाके पर्सन को लेके। और जब ये वापस से आते हैं, जब पेशेंट ठीक हो रहा होता है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में आते हैं कि सबसे पहले जैस जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। पहले पर्सन का सेंसेस ठीक होगा, फिर प्लेस का, और सबसे लास्ट में टाइम का ठीक होगा। तो यही चीज हमने लिखा है कि व्हेन ए पर्सन इज डिसओरिएंटेड ही लॉसेस हिज सेंसेस इन ए मैनर, और वो मैनर क्या है, सबसे पहले आपका टाइम, फिर आपका प्लेस, एंड देन पर्सन। फिर हमने लिखा है दिस ऑल्सो कम बैक इन रिवर्स ऑर्डर। जब ये वापस आते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में वापस आते हैं, सबसे पहले पर्सन, फिर प्लेस, एंड फिर टाइम। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं, रिबोट्स लॉ। क्लियर है सभी को?
तो ये था हमारे पास ओरिएंटेशन एंड कॉन्शियसनेस के बारे में। अब हमारे पास आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? अवेयरनेस ऑफ सेल्फ सराउंडिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, एंड पर्सन रेस्पॉन्ड्स टू ए पेनफुल स्टिमुलाई। तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये कॉन्शियस है, उसको खुद के बारे में भी पता है, उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में भी पता है, उसको टाइम का भी पता है, प्लेस का भी पता है, पर्सन का भी पता है, और अगर आप उसको कोई भी पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हो तो वो उसके लिए रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आप उसको कितने ही आईवी कैनुला लगा दो, उसको पता नहीं चलेगा, उसको कुछ फील ही नहीं होगा, वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। और एक अगर हम नॉर्मल हमारे आईवी कैनुला लगाने की बात करें तो हमें डर लग जाता है, हम थोड़ा बहुत हमें पेन फील होता है, ठीक है, और हम हमारा हाथ वहां से हटाने की कोशिश भी करते हैं। दूसरी चीज अगर हम एग्जांपल लें, सपोज करो कि आप कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं और आपको अचानक से चोट लगी या फिर कुछ गर्म चीज को आपका हाथ लगा है, तो आप अपना हाथ वहां से हटा लोगे। तो क्या हुआ? आपने तुरंत पेनफुल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड किया और अपना हाथ वहां से हटा लिया, तो मतलब आप कॉन्शियस हो। और एक जो अनकॉन्शियस है, जिसको पता ही नहीं है, उसका हाथ चाहे कितनी देर वहां रखा रहे, हाथ ही जल जाएगा बट वो हाथ उठाएगा नहीं। तो वो क्या कहलाता है कि पेनफुल स्टिमुलाई के रिगार्डिंग वो कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हम कॉन्शियस हैं, हमें अगर हमारे बारे में पूछे हम अच्छे से बता देते हैं, अभी आसपास क्या एनवायरनमेंट है वो भी बता देते हैं कि हाँ बहुत गर्मी हो रही है, बाहर धूप भी हो रही है, ठीक है। टाइम पूछे तो टाइम भी बता देते हैं कि हाँ लगभग शाम का टाइम हो रहा है। प्लेस भी बता देते हैं कि हाँ अभी मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, ये मेरे पास में कौन है, ये मेरा दोस्त है। तो ये सारी चीजें अगर हम बता पा रहे हैं तो मतलब हम फुल्ली कॉन्शियस हैं। क्लियर है? अब कॉन्शियसनेस के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी हमने पढ़े हैं। कौन कौन से थे? क्लाउडी कॉन्शियसनेस, स्टूपर, कंफ्यूजन, कोमा, कोमा विजिल, ठीक है। याद है सभी को? चलिए अच्छी बात है, याद है। तो अगर नहीं है तो क्लास देखिए, वहां से आपको इनके बारे में और डिटेल में समझ में आएगा। तो ये कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर्स हमें पता चल जाता है। क्लियर है? तो इनसे हमें क्या पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट में कौन सी बीमारी हो सकती है। मोस्टली जो कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होती है वो आपकी जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स है वहां पे होती है। एंड ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स में भी मोस्टली कॉमनली अगर हम बात करें तो आपका डेलेरियम, ठीक है। डेलेरियम में आपके जो कंडीशन है या फिर कॉन्शियसनेस है वो बिगड़ने वाला होता है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट आपके पास कंपोनेंट है मेमोरी। क्या बताया था? मेमोरी किस में आता है? आपके कोग्निटिव फंक्शंस में। क्लियर है? मेमोरी क्या है? इट इज पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। किसी चीज को याद रखने की क्षमता ही क्या कहलाती है? मेमोरी। मेमोरी के भी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। कौन कौन से पढ़े हैं हमने मेमोरी के डिसऑर्डर? की वो हाइपर हो सकता है, हाइपर एमनेसिया हो सकता है, पैरा एमनेसिया हो सकता है, या फिर एमनेसिया हो सकता है। एमनेसिया के ऊपर फिर हमने सब डिवाइड किया था। एंटेरो हो सकता है, रेट्रो हो सकता है, या फिर आपका सरकमस्क्राइब हो सकता है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये हो सकते हैं आपके मेमोरी में। तो मेमोरी के डिसऑर्डर्स भी हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अटेंशन के बारे में, कि अटेंशन में हम क्या देखते हैं। तो अटेंशन में क्या है? द एबिलिटी टू अटेंड ए स्पेसिफिक स्टिमुलस, इट इज रिक्वायर्ड टू असेस अदर मेंटल फंक्शंस। अटेंशन, ये हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा था कि आपका कितना अटेंटिव होके आप चीजों को सुन पा रहे हो, ठीक है। कितना अटेंशन होके आप उन चीजों को रेस्पॉन्ड कर पा रहे हो। एग्जाम्पल हमने क्लासरूम का लिया था, ठीक है, कि क्लासरूम में जब टीचर कुछ पूछता है तो आप कितने अटेंटिव उस चीजों को सुन पा रहे होते हो, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप वहां पे कितना ध्यान दे पा रहे हो उन चीजों के बारे में, तो वो चीज हमारे पास अटेंशन में आती है, ठीक है। अब अटेंशन से हम बाकी चीजों को जो मेंटल फंक्शन है हमारे,
उनको भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे अटेंशन अगर आपका हुआ तो आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाओगे, आप अच्छे से कंसंट्रेशन बना पाओगे, आपकी मेमोरी भी ठीक हो पाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें अटेंशन से पता चलती हैं। अब अटेंशन को हम कैसे चेक करते हैं, ये आपका जो फंक्शन नीचे लिखा हुआ है ये यहीं पे इसके कंटिन्यूअस में है, अदर मेंटल फंक्शंस। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं। अब अगर हमें अटेंशन को चेक करना है कि जो इंडिविजुअल है वो कितना अटेंटिव होके आपकी बात सुन रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए, डिजिट स्पान टेस्ट या फिर डिजिट रिपीटेशन टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, डिजिट स्पान टेस्ट या फिर डिजिट रिपीटेशन टेस्ट। क्या होता है डिजिट रिपीटेशन टेस्ट में, एग्जाम्पल से अगर हम समझे कि जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूअर ने क्या कहा कि मैं जो चीजें बोलूंगा अभी उनको आपको सेम टू सेम रिपीट करना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही आपको रिपीट करना है। इंटरव्यूअर ने बोला 2 5 7, ये इंटरव्यूअर की तरफ से था। पेशेंट क्या कहेगा, 2 5 7, जैसे बोला सेम पैटर्न में अगर वो बोल रहा है, मतलब डिजिट फॉरवर्ड टेस्ट। ठीक है, तो ऐसा हम अगर उससे बार बार करवाएंगे 4 से 5 बार, तो वो अगर हमेशा ऐसा ही रेस्पॉन्ड करे, बिल्कुल जो आप बोल रहे हो वैसा ही वो आपको रिपीट करके आंसर दे दे, तो मतलब उसका अटेंशन ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, हम उसको ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई उल्टा बोल के बताओ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 2 5 7, आप इसका जस्ट ओपोजिट बोल के बताओ। तो अगर वो आपको ओपोजिट बोल के बता देता है कि 7 5 2, तो मतलब उसका जो बैकवर्ड टेस्ट है वो भी ठीक है। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, एंड बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ से। क्लियर है, तो दोनों ही तरफ से अगर वो अपना जो टेस्ट है वो अच्छे से परफॉर्म करके बता दे रहा है आपको कि हाँ आपने ये नंबर्स बोले थे, मतलब उसका जो अटेंशन है वो काफी अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास अटेंशन के बारे में। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आगे और क्या कंडीशन हो सकती है। अब हमारे पास है नेक्स्ट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या है, इट इज सस्टेन्ड अटेंशन, कि अगर हम जो अटेंशन हमारा कुछ स्पान के लिए होता है, कुछ टाइम ऑफ स्पान के लिए होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अटेंशन जो है वो आपका क्या है, टाइम ऑफ स्पान के लिए कुछ सेकंड्स के लिए, जबकि वो आपका जो अटेंशन अगर कंटिन्यूअस थ्रू आउट 1 घंटे की क्लास तक बना रहे। अब इसमें ये हो सकता है कि आपने क्लास देखना शुरू तो की, अटेंशन आपका बना था और आपने 1 मिनट की क्लास देखी और उसके बाद आप छोड़ गए। ठीक है, मतलब आप कंसंट्रेट नहीं बना पा रहे हो, आपने पूरे 1 घंटे के लेक्चर में आपका कोई कंसंट्रेशन नहीं है, आपको कुछ नहीं पता कि आपको क्लास में क्या पढ़ाया गया। तो वही चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कि थ्रू आउट कंप्लीट लगातार अगर हम एक ही चीज को अटेंटिव होके ध्यान से सुने, उसके बारे में फोकस करते रहें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं कौन सा, सीरियल 7S सब्सट्रैक्शन टेस्ट। क्या होता है इस टेस्ट के बारे में, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक संख्या देंगे, उस संख्या में से आपको 7 घटाना है, और ऐसा आपको कितनी बार करना है, 5 बार। ठीक है, अब पेशेंट ने घटाना चालू किया कि सर 93 आ जाएगा, उसके बाद फिर घटाएगा, फिर बताएगा कि सर 86 आ गया, फिर उसने कम किया और फिर कम करने के बाद कितना आएगा बताओ जल्दी से, फिर वो बोलेगा सर 79 आ गया, फिर आपने बोला, उसने और कम करके बता दिया, उसने बताया 72 आ गया, फिर उसने बताया कि 65 आ गया। अगर वो 5 डिजिट तक 7 घटाते घटाते पहुंच जाता है बिल्कुल राइट, मतलब उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, उसका जो मैथमेटिक्स है वो बहुत अच्छा है, उसने ध्यान से अपना मैथमेटिक्स जो है वो पूरा किया और अपना आंसर तक पहुंचा, मतलब वो कंसंट्रेशन होके सुन रहा था उस चीज को, कंसंट्रेशन होके अपने माइंड को एक ही जगह पे उसने फोकस किया हुआ है और कंटिन्यू उसी चीज को मेंटेन रखा हुआ है। अगर बीच में उसका कंसंट्रेशन टूटा, तो हो सकता है कि वो 7 की जगह 8 घटा दे, हो सकता है 7 की जगह 6 ही घटा दे। ठीक है, या फिर उसको यही भूल जाए कि हाँ भाई कितने में से घटाना है, तो उसके यहाँ पे जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो हो सकता है कि वो गलत आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन।
ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन है और जो अटेंशन है, अगर हम ये बात करें तो अटेंशन का हमारे पास जो डिसऑर्डर्स होता है वो आपका होता है क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन होना। ठीक है, कि उसका जो अटेंशन था उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, और ये आपको कॉमनली देखने को मिलता है, यहां पे लिख देते हैं ADHD। क्या डिजीज कंडीशन है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जब चाइल्डहुड साइकाट्रिक पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता लगेगा कि ADHD क्या होता है, बच्चों में कॉमनली पाया जाता है। फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्लियर है, तो ये हमारे पास अटेंशन का डिसऑर्डर हो सकता है। क्लियर है, चलिए इसमें क्या होगा, ब्रीफली एक लाइन में बता देता हूं। इसमें ये होता है कि बच्चा किसी भी काम पे अपना ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे कि सपोज करो एग्जाम्पल, वो घर पे बैठा हुआ है, उसकी मदर ने कहा कि बेटा खाना खा लो, तो वो खाना खाने बैठेगा ही, और फिर उसको अचानक वो क्या करेगा, खाना बीच में छोड़ के टीवी देखने लग जाएगा। टीवी देखते देखते वो क्या करेगा, बाहर खेलने चला जाएगा, खेल के फिर तुरंत वापस आएगा, फिर वो वापस से खाना खाने लगेगा, फिर बीच में छोड़ के वो होमवर्क करने लग जाएगा। मतलब वो किसी भी एक काम पे सही ढंग से अटेंशन होके नहीं काम कर पा रहा है, कोई भी एक काम को वो पूरा कर ही नहीं पा रहा है, वो उस चीज को कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, वो अटेंशन दे ही नहीं पा रहा है कि मुझे क्या काम करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जजमेंट के बारे में। जजमेंट कहाँ से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। ठीक है, तो वो जजमेंट आपको फॉलो करने होते हैं। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे हमारे खुद के भी जजमेंट होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। क्या है, इट इज द पावर टू टेक ए डिसीजन इन ए सिचुएशन। कि कोई भी एक जो सिचुएशन हुई, उस सिचुएशन में आपने क्या डिसीजन लिया, वही आपका क्या कहलाता है, जजमेंट। एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें, आपको प्यास लगी, आपने क्या डिसीजन लिया कि मेरे को पानी पीना चाहिए, आपने पानी पिया और आपकी प्यास बुझ गई। आपका जजमेंट अच्छा है, आपने सही सोचा। भूख लगी, आपने खाना खा लिया, जजमेंट अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास टोटल 3 प्रकार के जजमेंट हम पढ़ते हैं। पहला है आपका पर्सनल जजमेंट, सेकंड है आपका सोशल जजमेंट, एंड एक है आपके पास टेस्ट जजमेंट। नहीं दिख रहा, ये लो, एक है आपका टेस्ट जजमेंट। अब तीनों को हम कैसे कैसे चेक करते हैं, तो पर्सनल जजमेंट की अगर हम बात करें, तो आपने पेशेंट से पूछना शुरू किया कि आप हॉस्पिटल में हो अभी, जैसे ही आप ठीक हो जाओगे तो उसके बाद आप घर जाके क्या करोगे। ठीक है, तो अगर उसका जजमेंट ठीक होगा तो वो क्या कहेगा कि मैं घर जाके अपना जो भी काम था, जो भी मैं जॉब कर रहा था, उसको वापस से रीस्टार्ट करूंगा। ठीक है, या फिर मेरी अगर स्टडी थी तो मैं वापस से कॉलेज जाने लगूंगा और अपनी जो स्टडी है उसको वापस से ठीक करूंगा। जो मेरा होमवर्क रह गया है 7-8 दिन का, जो मेरा असाइनमेंट्स रह गए हैं, मैं उनको जाके पूरा करूंगा। मतलब वो क्या हुआ, उसने अप्रोप्रिएट अपना जो जजमेंट था, जो एक्चुअल में होने वाला है वो दिया, बिल्कुल सही दिया। तो मतलब उसका पर्सनल जजमेंट बिल्कुल इंटेक्ट है। अब अगर वो ये बोले कि सब देखो बात ऐसी है, मैं तो जाऊंगा घर, घर जाने के बाद मैं खरीदूंगा एक बंदूक, ठीक है, और फिर लोगों को शूट करना चालू करूंगा। ठीक है, मतलब उसका जजमेंट खराब है, वो अपना पर्सनल डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है कि उसको लाइफ में क्या करना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब अभी भी उसका जजमेंट इंटैक्ट नहीं है, वो पुअर है। क्लियर है, उसके बाद आता है आपके पास सोशल जजमेंट। सोशल जजमेंट का मतलब है कि नॉर्मली हम पूछें या फिर हम भी बात करें कि आप कैसे सोसाइटी में मिलते हो लोगों से, एक नॉर्मल टोन में मिलते हो, ना ही किसी से फालतू का झगड़ा करते हो, ना ही किसी के साथ कोई गाली गलौज करते हो। ठीक है, ना ही कोई एंटी सोशल एक्टिविटी करते हो। ठीक है, तो अब अगर आपने उससे पूछा और पेशेंट ने, या फिर आपने पेशेंट को नोटिस किया कि वो अपनी सोशल जो लाइफ है उसमें लोगों के साथ झगड़ा कर रहा है, किसी के साथ भी गाली गलौज कर रहा है, सुबह उठते ही इसकी ये, इसकी माँ की, उसकी वो,
ऑफिस में गया, वहां पे भी गाली गलौज कर रहा है, उसके साथ बॉस के साथ लड़ाई कर ली, अपने कलीग्स के साथ लड़ाई कर ली है, मार पिटाई कर रहा है, मतलब उसका सोशल जजमेंट इम्पेयर्ड है, वो एंटी सोशल हो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि सोसाइटी में कैसे रहना है, उसको कैसे बिहेव करना है, तो उसका सोशल जजमेंट इम्पेयर्ड है। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट लिखा हुआ आपके पास टेस्ट जजमेंट। टेस्ट जजमेंट में क्या होता है कि हम पेशेंट को क्या करते हैं, कोई भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि माना कि अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? ठीक है। अब ये कोई भी हमने क्वेश्चन दे दिया उसको, इसमें हम डाल सकते हैं कि जैसे कि सपोज करो कि हमने उसको बोल दिया कि आपके घर में आग लग गई तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन है। या फिर आपके पड़ोसी के घर में आग लग गई तो आप क्या करोगे, या आपने बाइक खड़ी की हुई थी अपने पार्किंग एरिया में और उसमें आग लग गई तो आप क्या करोगे? तो नॉर्मल इंसान क्या कहेगा कि सर मैं उस आग को बुझाने के लिए उस पर मिट्टी डालूंगा, उस पर पानी डालूंगा, या फिर अगर सिलेंडर में आग डाली गई लग गई है तो उसको कोई कपड़े से उसको कवर कर लूंगा। तो ये हमारा जजमेंट है। और अगर उसका जजमेंट खराब हुआ तो वो क्या बोलेगा, सर पहले तो मैं ढूंढूंगा कि पेट्रोल कहाँ रखा हुआ है और वो पेट्रोल डाल दूंगा। अरे भाई तू ये क्या कर रहा है, आग बुझानी है और लगानी थोड़ी ना है कि तो सबके घर जला देगा। ठीक है, दिल जला है, ये तो शहर जला के आ रहा है, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, साका नहीं बनना है। तो टेस्ट जजमेंट में क्या है कि जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है उसका आपको लॉजिकली सोच के उसको सोल्व करना है, उसके लिए डिसीजन लेना है। ठीक है। तो अगर आपके आपके पार्किंग एरिया में बाइक में आग लगी है तो आप क्या करोगे कि उसके पानी की बाल्टी डालोगे, या फिर अगर मिट्टी अवेलेबल है तो आप मिट्टी डाल दोगे। ठीक है, आपको प्रीफर क्या करना है वहां पे, मिट्टी। क्लियर है? तो ये हमें हमारे पास क्या है, टेस्ट जजमेंट के बारे में। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर क्लास आपको समझ में आ रही है आप क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। अब अगर हम उसके बाद और बात करें कि मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन में हम क्या चेक करते हैं, तो हम चेक करते हैं उसका इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी के लिए हम क्या चेक करते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेशन स्किल्स फॉल अंडर द इंटेलिजेंस। आप जीके के क्वेश्चन पूछ लो उससे। ठीक है, कि आप आपका जो शहर है उसकी कैपिटल बताओ, आप इंडिया की कैपिटल बताओ। ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ, आप अपने सिटी के सीएम का नाम बताओ। मतलब जीके के क्वेश्चंस पूछ लो। अगर उसके जनरल इंफॉर्मेशन हमें चेक करनी है तो जीके पूछ सकते हैं हम उसको। और कैलकुलेशन के लिए आप उसको कोई भी एक कैलकुलेशन दे दो कि हाँ भाई मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ, और भी कोई कैलकुलेशन दे सकते हो। मतलब मैथमेटिकली आप उसको कैलकुलेशन दे दो जिससे कि वो हमें उसका कैलकुलेशन पता चल जाएगा। और अगर जीके के क्वेश्चन हम उसको दे देंगे तो हमें उसका जनरल इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंसी पता चल जाएगी। क्लियर है? तो इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन स्किल्स चेक करते हैं, और जो जीके के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम पूछ लेते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट, अब हम हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, दो चीजें होती हैं आपके पास, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट और एक होता है कॉन्क्रीट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि बहुत माइनर, कॉन्क्रीट यानी बड़ा। ठीक है, इसको हम ये मान सकते हैं कि ये बिग है एंड ये आपका स्मॉल है। क्लियर है? कि मतलब हम इसको अगर समझे कि कोई भी जो होता है आपके पास, कि कोई भी एक मुहावरा आ गया है। ठीक है, कि आपने मुहावरा पढ़ा कि भैंस के आगे बीन बजाना। अब इंसान हेल्दी इंडिविजुअल तो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये क्या कहना चाह रहा है, कि भैंस के आगे बीन बजाना मतलब उस इंसान को समझाना जो समझना ही नहीं चाहता है। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, कि हम जो चीज बोल रहे हैं
मतलब बेसिकली अगर इसका मैं बताऊं कि शब्दों को ना पकड़ के उसके पीछे की छुपी हुई भावनाओं को समझना क्या कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब भावनाएं तो समझनी पड़ेंगी, किसी की फीलिंग्स तो समझनी पड़ेंगी ना, उसकी क्या भावनाएं रखता है वो। ठीक है, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बनना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रखनी पड़ेगी अपनी। क्या लिखा हुआ है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग एंड कंसेप्ट आर टेस्टेड अंडर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसके पीछे क्या मतलब छिपा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने बात की कि जो आपके प्रोवर्ब्स हम यूज करते हैं, कि जो मुहावरे वगैरह यूज करते हैं उसके बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताया कि कैसे टेस्ट करते हैं, प्रोवर्ब टेस्टिंग। अभी आपको बताया कि भैंस के आगे बीन बजाना, और भी हो सकता है क्या, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो अगर हमें इन मुहावरों का मतलब पता है तो, या फिर हम ये बोलें कि हाँ आपको एक एक मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको छोटा कदम शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको गोल अचीव करने के लिए छोटा कदम स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पीछे का मतलब क्या है कि आपको छोटे छोटे काम करके ही, या फिर आप डेली डेली आप मेहनत करते, आप तब ही जाके अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो अगर हमें इन वर्ड्स के पीछे जो मुहावरे होते हैं, जो लोकोक्तियां होती है, उनका मतलब अगर हमें पता है तो ही क्या कहलाता है हमारे पास कि हाँ हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो हमारी इंटैक्ट है, वो खराब नहीं हुई है। वरना तो उस थिंकिंग को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग, कि हाँ जितना बोला सिर्फ उतना ही समझा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और क्या चेक करते हैं हम इसमें, और हम इसमें चेक कर सकते हैं सिमिलरिटी टेस्टिंग। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसको टेस्ट करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है प्रोवर्ब एंड सेकंड है सिमिलरिटी टेस्टिंग। सिमिलरिटी टेस्टिंग को भी हम दो प्रकार से चेक कर सकते हैं। पहला है आपके पास जर्नल क्लैरिफिकेशन एंड सेकंड है स्पेसिफिक सिमिलरिटीज। ठीक है, अब ये इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल समझें तो एग्जामिनर ने उसको दो चीजों के चित्र दिखाए। एक उसको आपको दिखाया कि ट्रेन है, एंड दूसरी उसको दिखाया फ्लाइट। ठीक है, या फिर और भी दिखा सकते हैं, पर दो की हम बात करें क्योंकि डिफरेंसेस अगर हमें करना है किसी चीज में, सिमिलरिटी देखनी है, तो हमारे पास दो चीजें तो होनी चाहिए। क्लियर है। अब उससे पूछा गया कि हाँ भाई ये चीज बताओ, जर्नल क्लासिफिकेशन दे दो कि हाँ भाई ये क्या फंक्शन करते हैं, तो वो क्या कहेगा, सर दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कि हाँ हम ट्रेन में बैठ के भी जाते हैं, फ्लाइट में बैठ के भी जाते हैं। हमारा जो भी एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह पे जाना हो तो हम इनको यूज करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो उसका ठीक है कि हाँ भाई उसने जर्नल क्लैरिफिकेशन कर दिया कि दोनों ही क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, स्पेसिफिक सिमिलरिटी टेस्टिंग। मतलब अब आपको बताना है स्पेसिफिक क्या है, दोनों जो सिमिलर दिखने वाली चीजें हैं, दोनों जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनमें स्पेसिफिक क्या है या फिर उनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर पेशेंट बोलता है कि सर जो फ्लाइट है वो हवा में उड़ता है और जो ट्रेन है वो आपका पटरियों पे चलता है। ठीक है, या फिर हम इसको बोले कि वो आपका अर्थ पे है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की साहब एक तो धरती पे चलता है और एक हवा में आसमान में चलता है, मतलब उसने बिल्कुल डिफरेंस बताया। अगर वो यहाँ पे भी ये बोल दे कि सर दोनों ही फ्यूल से चलते हैं, तो उसने कुछ स्पेसिफाई तो किया ही नहीं, उसने जर्नली चीज बता दी। जबकि दोनों में आपको डिफरेंस करके बताना था कि हाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है, तो ये था हमारे पास आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आता है आपका इनसाइट। इनसाइट क्या है, खुद के बारे में जानना। आपको बताया था एग्जाम्पल से कि अपनी गिरेबान में झांक के देखो हम कितने पानी में हैं, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस अबाउट इलनेस, कि मुझे बीमारी है या फिर नहीं है उसके बारे में मुझे कितना अवेयर हूं, उस चीज के बारे में।
ठीक है, तो इसकी भी हमने अलग अलग ग्रेड पढ़ी थी। ठीक है, टोटल हमने 6 ग्रेड पढ़ी थी। वो 6 ग्रेड आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या ग्रेड्स हैं और उनको हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास इनसाइट के बारे में। तो ये जितने भी हमने अभी तक पढ़े उसमें हमने क्या पढ़ा है, MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो आपके डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे, इंटरव्यू बेसिस पे या फिर क्वेश्चनर्स का यूज करते हुए हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं उसके, जो भी एक इंडिविजुअल हमारे पास सामने बैठा हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक इसी से मिलता जुलता टेस्ट और है MMSE। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, स्टेटस एग्जामिनेशन। जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, ये आपके जो न्यूरो डेवलपमेंटल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे पास कोग्निटिव जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, उसमें आपके सारे जो आपके माइंड के पार्ट से हम बात करें या फिर जो माइंड के जो कंपोनेंट्स है वो सारे चेक होते हैं। अब माइंड के कौन कौन से कंपोनेंट्स अगर हम बात करें, तो उसमें आपका मेमोरी भी आ गया, उसमें आपका कॉन्शियसनेस भी आ गया, ठीक है, उसमें थिंकिंग भी आ गया, परसेप्शन भी आ गया, अटेंशन भी आ गया, कैलकुलेशन भी हो गया। तो ये सारी चीजें अगर हमें चेक करनी है तो हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का यूज करेंगे। और अगर हमें सिर्फ कॉग्निटिव फंक्शंस चेक करने हैं तो हम किसका यूज करते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। ठीक है, दोनों ही अलग अलग है। जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमारे पास जो टॉपिक था वो था हमारे पास मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, जो भी डिसऑर्डर, जो साइन सिम्टम्स थे जो हमने पढ़ने थे वो हम पढ़ चुके हैं। सारी क्लासेस हमने उसमें आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको सारी सीरियल के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। जितने भी डिसऑर्डर्स है वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उनमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती है, उनको क्या क्या मतलब निकल रहा है, वो भी आप वहां से पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आपका कमेंट के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। हम आपके कमेंट्स का वेट कर रहे होते हैं कि हाँ भाई आप अपना कोई फीडबैक देंगे, और अगर कोई डाउट हुआ तो हम उसको सोल्व करेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।